नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जीव पर बात करने वाले हैं, ब्रैंकियोस्टोमा। हाँ, जिसे एम्फियोक्सिस या फिर लैंसलेट भी कहते हैं। सही। ये दिखने में शायद बहुत साधारण लगे, पर कशेरुकी जीवों मतलब हम सब के विकास की कहानी को समझने के लिए ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो इसकी बनावट, ये कैसे रहता है और विकास में इसकी क्या जगह है, इस पर रोशनी डालते हैं। हाँ, तो चलिए फिर इस अनोखे जीव, जिसे कई बार जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, उसके बारे में गहराई से जानते हैं। हाँ, और देखते हैं कि ये हमारे अतीत के बारे में क्या बताता है। तो सबसे पहले ये दिखता कैसा है, ये ब्रैंकियोस्टोमा? देखिए, ये एक छोटा सा जीव है, करीब 2.5 से मान लीजिए 7.5 सेंटीमीटर तक लंबा। अच्छा, काफी छोटा। हाँ, और पारदर्शी सा होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा। शरीर कुछ कुछ मछली जैसा, लेकिन दोनों सिरे नुकीले होते हैं, भाले की नोक जैसे। ओ, तभी से लैंसलेट कहते होंगे, लेंस या भाले जैसा। हाँ, बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि इसे कशेरुकी जीवों का सबसे नजदीकी अकशेरुकी रिश्तेदार माना जाता है। सबसे करीबी अकशेरुकी रिश्तेदार। अच्छा, तो इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, मतलब कहाँ फिट होता है ये एनिमल किंगडम में? ये जंतु जगत में कॉर्डेटा संघ का सदस्य है। हाँ। और कॉर्डेटा के अंदर भी ये सिफेलोकॉर्डेटा नाम के उपसंघ में आता है। सिफेलोकॉर्डेटा। हाँ, और मजे की बात यह है, जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि कॉर्डेट्स के विकास के क्रम में ये सिफेलोकॉर्डेटा वाला ग्रुप सबसे पहले अलग हो गया था। अच्छा, मतलब हमसे भी पहले। हाँ, जबकि ट्यूनिकेट्स, जिन्हें यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, और हम कशेरुकी, वो बाद में एक साथ विकसित हुए। इसकी दुनिया भर में करीब 30 प्रजातियां हैं। जैसे यूरोप वाला ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलाटम या फ्लोरिडा वाला ब्रैंकियोस्टोमा फ्लोरिडाई। ठीक है, तो इसमें वो कौन से खास कॉर्डेट लक्षण हैं जिनके कारण इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, जो इसे हमसे जोड़ते हैं? देखिए, इसमें वो सारे बुनियादी कॉर्डेट लक्षण मौजूद हैं, लेकिन काफी सरल रूप में। जैसे कि नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, हाँ, सुना है इसके बारे में। ये एक लचीली छड़ जैसी संरचना है जो पूरे शरीर की लंबाई में फैली होती है और सहारा देती है, ठीक वैसे ही जैसे शायद हमारे बहुत पुराने पूर्वजों में रही होगी। फिर इसके ठीक ऊपर होती है डॉर्सल न्यूरल ट्यूब, एक खोखली नर्व कॉर्ड। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का, कह सकते हैं, एक शुरुआती या आदिम रूप है। और इसका अगला हिस्सा कुछ अलग होता है? हाँ, इसका अगला सिरा थोड़ा चौड़ा या फूला हुआ होता है, उसे सेरेब्रल वेसिकल कहते हैं। ये एक तरह का बहुत ही साधारण किस्म का मस्तिष्क जैसा है। और गिल स्लिट्स का क्या? वो भी तो कॉर्डेट्स में होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसकी ग्रसनी मतलब फेरिंग्स में कई सारी दरारें होती हैं, गिल स्लिट्स। ये किस काम आती हैं? सांस लेने के? हाँ, सांस लेने में तो मदद करती ही है, पर इनका एक और बहुत जरूरी काम है, भोजन छानना। ये पानी से छोटे छोटे प्लैंकटन और बैक्टीरिया को इन्हीं स्लिट से छान कर खाता है। ओह, तो ये फिल्टर फीडर है। हाँ, ये एक फिल्टर फीडर है। और एक और चीज, इसके शरीर पर आप देखेंगे तो वी आकार के मांसपेशी खंड दिखते हैं, मायोमर्स। हाँ, मैंने तस्वीरों में देखा है। ये इसे तैरने में मदद करते हैं। अच्छा, फिल्टर फीडिंग तो समझ आया, पर इसका पाचन तंत्र कैसा है? क्या वो भी हमारी तरह, मतलब पेट, आंतें वैसा कुछ है? नहीं, यहीं पर ये बहुत ही अनोखा है। इसका पाचन हम कशेरुकियों से बहुत अलग है। इसमें एक खास हिस्सा होता है, डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिक्यूलम? हाँ, वहाँ क्या होता है कि कोशिकाएं, सेल्स खुद ही भोजन के कणों को, जैसे मान लीजिए शैवाल की कोई कोशिका है, उसे सीधे निगल लेती हैं। क्या कोशिकाएं निगल लेती हैं? हाँ, घेर कर अपने अंदर ले लेती हैं और फिर कोशिका के अंदर ही उसे पचा डालती हैं। इसे कहते हैं फैगोसाइटिक इंट्रासेलुलर पाचन। फैगोसाइटिक मतलब कोशिका के अंदर पाचन, ये तो बहुत ही आदिम तरीका लग रहा है। बिल्कुल, ये आमतौर पर बहुत सरल एक कोशिकीय जीवों या स्पंज वगैरह में देखने को मिलता है। कशेरुकियों में ऐसा नहीं होता। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। तो फिर दिल, खून का दौरा कैसे होता है अगर पाचन इतना अलग है? परिसंचरण तंत्र तो बंद है, मतलब खून नलियों में ही बहता है, लेकिन इसमें पंप करने वाला कोई सेंट्रल हार्ट, मतलब दिल नहीं होता। बिना दिल के तो फिर खून बहता कैसे है? जो खून की नसें हैं ना, वही सिकुड़कर खून को आगे धकेलती हैं। और एक बात और, जी, इसके खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन नहीं तो ऑक्सीजन कैसे जाती है पूरे शरीर में? ऑक्सीजन सीधे खून के तरल हिस्से प्लाज्मा में घुलकर ही बहती है। अद्भुत। सब कुछ कितना सरल है, फिर भी काम कर रहा है। श्वसन तो आपने बताया गिल स्लिट से होता है। उत्सर्जन के लिए भी खास तरह की कोशिकाएं होती हैं, साइटोपोटोसाइट्स और नेफ्रीडिया, जैसे हैट शेक नेफ्रीडियम।
ये भी काफी सरल सिस्टम है। और सेंसरी ऑर्गन्स, हाँ। मतलब देखने सूंघने के लिए? वो भी बहुत साधारण। रोशनी पहचानने के लिए कुछ आई स्पॉट्स जैसी कोशिकाएं हैं, न्यूरल ट्यूब में भी कुछ होती हैं, और मुंह के पास छोटे धागे जैसे ओरल सीरी होते हैं जो शायद पानी में रासायनिक संकेतों को समझने में मदद करते हैं। इतनी सरल बनावट, तो अब समझ आ रहा है कि विकास की कहानी में ये इतना अहम क्यों है। हाँ बिल्कुल, इसकी यही सादगी इसे इतना कीमती बनाती है। ये अकशेरुकी और कशेरुकी जीवों के बीच की एक जीती जागती कड़ी है, एक तरह का संक्रमणकालीन रूप। एक मिसिंग लिंक जैसा, पर जीवित। हाँ, कह सकते हैं। यह हमें दिखाता है कि कशेरुकी बनने से ठीक पहले हमारे पूर्वज शायद कैसे दिखते होंगे, उनका बॉडी प्लान कैसा रहा होगा, एक सरल कॉर्डेड प्लान। और जेनेटिक लेवल पर भी कुछ खास है क्या? बहुत खास। इसका जो जेनेटिक मैप है, जीनोम, वो हम कशेरुकी जितना जटिल नहीं हुआ है। हम लोगों के विकास के दौरान जीनोम में कई बार पूरे के पूरे जीन सेट की नकल हुई, डुप्लीकेशन हुआ, जिससे नए जीन बने और नई जटिलताएं आईं। अच्छा। ब्रैंकियोस्टोमा में वो बड़े वाले डुप्लीकेशंस नहीं हुए हैं। तो इसका जीनोम हमें उस शुरुआती जेनेटिक टूल किट की सीधी झलक देता है, जिससे बाद में हम सब विकसित हुए। एक तरह से ये हमें समय में पीछे ले जाता है। वाह, एक जैविक टाइम मशीन की तरह। हाँ, इसीलिए ये भ्रूण के विकास यानी एम्ब्रियोलॉजी की पढ़ाई के लिए भी एक बहुत अच्छा मॉडल जीव है। ये सब सुनकर तो उत्सुकता हो रही है कि ये अनोखा जीव आखिर रहता कहाँ होगा, मिलता कहाँ है। ये दुनिया भर के समुद्रों में मिलता है, लेकिन खासकर गर्म और समशीतोष्ण यानी टेम्परेट इलाकों के छिछले पानी में। छिछले पानी में? कितनी गहराई पर? आमतौर पर 5 से 60 मीटर की गहराई पर। और इससे खास तरह की रेत पसंद है, साफ, मध्यम से बारीक कणों वाली रेत। रेत में क्यों? ये उसी रेत में अपना शरीर गाड़ कर रहता है, बस मुंह वाला सिरा बाहर निकालकर पानी से खाना फिल्टर करता रहता है। अच्छा, तो ये समुद्री इकोसिस्टम का हिस्सा है। हाँ, ये फूड वेब का हिस्सा है और पानी की गुणवत्ता का भी अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसे कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। खतरे? कैसे खतरे? जैसे प्रदूषण, रेत का खनन जिससे इसका घर उजड़ जाता है, तटों पर होने वाला कंस्ट्रक्शन और जलवायु परिवर्तन भी। कुछ एशियाई देशों में तो इसे खाया भी जाता है। ओह, मतलब इसकी आबादी पर दबाव है। हाँ, इसके संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें तो ब्रैंकियोस्टोमा वाकई एक असाधारण जीव है। बिल्कुल, ये हमें हमारे खुद के विकासावधि इतिहास की एक खिड़की प्रदान करता है। इसकी सरल सी दिखने वाली बनावट में कॉर्डेट्स के वो सारे मूलभूत लक्षण छिपे हैं, और साथ ही फैगोसाइटोसिस जैसी अनोखी पाचन क्रिया भी है। ये सब मिलकर इसे अकशेरुकी से कशेरुकी तक के सफर को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। सही कहा। विकास के इस अनमोल खजाने को बचाना सच में जरूरी है, ताकि हम इससे सीखते रह सकें। जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ। ये जो ब्रैंकियोस्टोमा में कोशिका आधारित पाचन है, फैगोसाइटोसिस, जो आमतौर पर बहुत सरल जीवों में मिलता है, हाँ। ये कॉर्डेट वंश में आगे चलकर जो इतने जटिल पाचन तंत्र विकसित हुए, जैसे हमारा अपना, उनकी शुरुआत के बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये हो सकता है कि हमारे जटिल अंगों की शुरुआत भी ऐसी ही सरल कोशिकीय प्रक्रियाओं से हुई हो? सोचने वाली बात है।